हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और बहुत व्यस्त होंगे पढ़ाई लिखाई में, है ना, क्योंकि बहुत सा एग्जाम आने वाला है ना। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास बीटा में। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए एक बहुत सा अच्छा ही टॉपिक लाए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब एग्जाम का समय जो है बहुत नजदीक आ रहा है। इसलिए हम वैसे वैसे टॉपिक को लाएंगे जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सा आता है, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसी तरह हम एक टॉपिक लाएंगे 1857 का विद्रोह, जिसे कि प्रथम स्वतंत्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको विस्तार में भी जानेंगे, क्योंकि यदि विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले तो आपके लिए अच्छा होगा, और विस्तार के साथ ही हम यह भी ध्यान देंगे कि मतलब कि कहां से जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनता है वह भी देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 1857 का जो विद्रोह हो रहा है, आखिर उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो उसका सबसे पहले परिचय देखते हैं ना। 1857 विद्रोह का परिचय देखिए। अब यह भी क्या था, 1857 का विद्रोह था, इसे अब आप कुछ भी कह सकते हैं, यह भी एक मतलब कि संयोग ही था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में जब राजनीतिक रूप से कितना बना, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि राजनीतिक रूप से 1757, है ना, तो यह एक संयोग ही था, संयोग माना जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वह क्या किया था, 1757 ईस्वी का जो पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का जो युद्ध हुआ था। और इसके बाद यह मीर सुजाउद्दौला जो था नवाब, उस समय बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसे यह युद्ध में पराजित करता है और भारत में राजनीतिक रूप से भी स्थापित हो जाता है। यह क्या एक व्यापारी के रूप में आया था, लेकिन 1757 पलासी युद्ध के बाद राजनीतिक रूप से स्थापित हो जाता है। और यह संयोग ही था कि 1757 के 100 वर्ष पूर्व होने पर, यानी कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है। और इस विद्रोह का कारण क्या था? तो इस विद्रोह का कारण बस यही था कि 1757 में जब शुरू में यह व्यापारी वर्ग, यानी कि यहाँ के लोगों को तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे इनकी नीतियों के कारण क्या होता है, यहाँ पे लोगों के बीच में उनका दिक्कत होने लगता है। तो आइए हम देखते हैं 1857 के विद्रोह का परिचय। अब दोस्तों, यहां देखते हैं कारण। आखिर 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसमें कारण भी कुछ होगा। तो कारण में हम क्या बता सकते हैं? कारण में देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो इनकी आर्थिक नीति, यानी कि जो इनकी आर्थिक नीति थी, और आर्थिक नीति के तहत जो कि जमींदारी व्यवस्था लाए थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था लाए थे और महलवाड़ी व्यवस्था लाए थे, उनसे क्या होता है, किसान काफी मतलब कि उनका शोषण हो रहा था। उसके बाद इनका जो राजनीतिक जो नीति लाए थे, राजनीतिक नीति के तहत सबसे पहले बेलेजली का सहायक संधि नीति, जिससे राजा महाराजा जागीरदार जमींदार नाखुश हो रहे थे। वहीं दूसरा जो एक संधि लाए थे डलहौजी के द्वारा लाया गया था हड़प नीति, जिसके द्वारा यदि किसी राजा का जो कि स्वाभाविक है अपना उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है, तो उसके दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बनाया जाता। इसलिए इसके थ्रू केवल राज्य को विलय किया जा रहा था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग कि आरंभ और विस्तार। आखिर यह जो 1857 का विद्रोह था, इसका आरंभ कहां से होता है और यह कैसे पूरे भारत में विस्तार इसका धीरे धीरे होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का स्वरूप आखिर कैसा है। तो विद्रोह का स्वरूप भी हम लोग देखेंगे कि यह कि जो कि राष्ट्र, मतलब पूरे राष्ट्र में यह विद्रोह फैला था या फिर यह क्षेत्रीय था, यह भी देखेंगे। उसके बाद असफलता के कारण देखेंगे कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन यह 1-1.5 साल के बाद ही असफल हो गया था। उसके बाद विद्रोह का परिणाम भी देखेंगे। विद्रोह के परिणाम के बाद देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ का जितना भी राजनीतिक जो कि है वह विक्टोरिया, यानी कि इंग्लैंड के महारानी विक्टोरिया के अधीन हो जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान देने की बात है दोस्तों, अभी हमने क्या बोला था कि हम इसे क्या देखेंगे, विस्तार से भी पढ़ेंगे, है ना। हम इसे आप लोगों को विस्तार से भी पढ़ेंगे, ताकि आपका जो बेस यानी कि मजबूत होगा, और साथ ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ध्यान में देखते हुए वहां देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। बार बार जो कि क्वेश्चन पूछता है कि 1857 विद्रोह के समय जो कि इंग्लैंड का पीएम कौन होता है, ठीक ना, यानी कि इंग्लैंड के पीएम उस समय कौन थे। तो कौन थे तो दोस्तों, तो
और अस्टर्न जो कि उस समय वहां के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत में उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सब लोग जानते होंगे कि भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग के पहले लॉर्ड डलहौजी था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। उसके बाद भारत का मुगल बादशाह कौन था उस समय, तो भारत का मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह टू, या फिर बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उन्होंने बहुत सी कविताएं शायरी लिखा करते थे जफर के नाम से। और दोस्तों यही आप लोग एक बात और याद रखेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह को अंग्रेज जो कि क्वेश्चन आया था कि कहां से पकड़ता है उसे, तो हुमायूं के मकबरे से पकड़ता है। कौन, तो हुमायूं के मकबरे से यह पकड़ा जाता है, हुमायूं के मकबरे से पकड़ा जाता है और इसे भारत से निर्वासित कर दिया जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। यानी कि यह ऐसे बादशाह थे जिन्हें अपने देश यानी भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो पाया था, है ना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इंग्लैंड की रानी कौन थी, यानी कि विक्टोरिया थी। उसमें इंग्लैंड की रानी कौन थी, विक्टोरिया थी, है ना। याद रखने वाली चीज है और आप लोग हमेशा इसे याद रखेंगे। चलिए, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि विद्रोह का कारण, आखिर विद्रोह का जो कि कारण क्या था इसका। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के तहत हमने देखा था कि बेले जली जब आया था तो एक सहायक संधि लाता है। बेले जली क्या लाता है, सहायक संधि लाता है। और इस सहायक संधि के अंतर्गत क्या होता है, जो भी राज्य इससे सहायक मतलब संधि करते हैं उस राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट रखना पड़ता था। साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सेना भी वहां उनको रखना पड़ता था। और दोस्तों यहां एक क्वेश्चन बार बार पूछता है जो कि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। पूछा जाता है कि सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था। तो आप लोग याद रखेंगे पहला संधि करने वाला कौन था राज्य, हैदराबाद, है ना। हैदराबाद था जो कि पहला सहायक संधि किया था। उसके बाद दूसरा में कौन था, मैसूर था। उसके बाद तंजौर था। उसके बाद पेशवा इत्यादि लोग थे। यह जो कि एक सीरियली ढंग से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, कि सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, पेशवा। इसके बाद भी और भी बहुत थे, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी जो कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि हड़प सिद्धांत लाते। हड़प सिद्धांत का अर्थ होता है दोस्तों कि यदि कोई राजा अपना जो स्वाभाविक उत्तराधिकार नहीं देता है तो वहां का राज्य अंग्रेज छीन लेते थे। यानी कि उनके द्वारा गोद लिए हुए पुत्र को राजा नहीं बनाया जा सकता है। और यहां यह भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि आइए देखते हैं क्या पूछता है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बनेगा हम आपको बताते भी चलेंगे। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि लॉर्ड डलहौजी यहां क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि हड़प नीति के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला राज्य कौन हड़पा गया था, तो सतारा। कौन सा, सतारा राज्य को सबसे पहले इन लोगों के द्वारा हड़प लिया गया था। क्योंकि यहाँ के जो अप्पा साहब थे उनका एक स्वाभाविक पुत्र नहीं था और उनके गोद लिए पुत्र को यह लोग क्या कर रहे थे, राजा नहीं बना रहे थे, ठीक ना। उसके बाद जैतपुर, है ना, जैतपुर था। उसके बाद दोस्तों क्या था, संभलपुर, है ना। उसके बाद क्या था, तो संभलपुर था। उसके बाद देखें तो झांसी, कौन था, झांसी। उसके बाद झांसी भी था, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला इनके साथ जो कि हड़प नीति का शिकार कौन हुआ था, तो सतारा, है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और कारण, मुख्य कारण क्या था कि पेशवा नाना साहब के जो कि
बाजीराव टू के दत्तक पुत्र थे इन, जो कि अभी बिठूर में राज कर रहे थे। इनको पेशवा बनाया गया था बिठूर क्षेत्र का। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी इनका पेंशन यानी कि बंद कर दिया। अब वहां के पब्लिक इनसे क्या होंगे, नाखुश हो जाएंगे। उसके बाद 1856 में क्या करता है कि अवध राज्य को क्या करता है, इस अपने राज्य में विलय कर लिया जाता है। अब अवध वाले इनसे क्या होंगे, नाराज होंगे ना। हाँ, तो उसी तरह हुआ क्या होने, तो नाराज हो रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि बंगाल सैनिक में सबसे ज्यादा जो सैनिक होते थे वह अवध क्षेत्र से ही होते थे, अवध क्षेत्र से या फिर उत्तर प्रदेश से होते थे। उसके बाद दोस्तों एक और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था, क्या था आप लोग याद रखेंगे हमेशा, क्या था, तो इनाम, क्या था, इनाम कमीशन। और इनाम कमीशन क्या होता था, यह लॉर्ड डलहौजी लाया था, ठीक ना। कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी लाया था। और इसके तहत क्या किया गया था कि जमींदारों या जो जागीरदार थे, जमींदार और जागीरदार थे, उनके जागीरदार जो थे उनका क्या होगा, तो जांच होगा कि उन्होंने जो भू राजस्व जो हमें दे रहे हैं वह सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और यदि जो गलत पाए जा रहे थे उनको क्या किया जा रहा था, तो जागीरदारी से हटाया जा रहा था। और इसी के तहत बहुत से जागीरदारों को क्या किया, जागीरदारी जब्त कर ले। तो आप लोग खुद बताइए कि जिसका जो जागीरदार था यदि उसका जब्त हो जाए जागीरदार, तो क्या होगा, खुश हो सकता है, नहीं ना, यानी कि नाखुश हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाखुश हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आर्थिक कारण भी देखते हैं आखिर इस विद्रोह का। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले हम देखेंगे भू राजस्व नीतियां, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भू राजस्व नीतियां लाई जा रहे थे वह देखते हैं। और भू राजस्व नीति तीन जो कि प्रमुख है, सबसे पहले रैयतवारी व्यवस्था, दूसरा अस्थायी बंदोबस्त था, उसके बाद जो कि महलवारी व्यवस्था लाया गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त, है ना, क्या है दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त है। और इस अस्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं या फिर जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। और इसे लाने वाला कौन था, आप लोगों को याद होगा, तो इसे लाने वाले कौन था, तो कॉर्नवालिस। कौन था दोस्तों, कॉर्नवालिस। याद रखेंगे हमेशा, बार बार यह क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया था, तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। और एक और थे कौन, जॉनसोर। कौन थे, जॉनसोर भी थे, है ना। और इस अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि जब यह लाया गया था, यानी कि जो रैयत थे, यानी कि जो जमीन के जो मालिक थे, किसान थे, वो आप क्या हो जाएंगे, एक झटके में जमीन से क्या होगा, बेदखल हो जाएंगे। और जमीन के सारा मालिक कौन हो जाएगा, तो जमींदार हो जाएंगे, है ना। और इस भाग में क्या होता था, इसका जो जागीरदारी में कर रूप में भू राजस्व था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 भाग इनको क्या है, तो भू राजस्व मिल रहा था। वहीं जमींदारों को क्या मिल रहा था, जमींदारों को क्या मिल रहा था दोस्तों, यानी कि 1/11 भाग, यानी ठीक ना, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन हमेशा पूछता है यह अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, जमींदारी प्रथा कौन लाया था, कॉर्नवालिस लाया था और जॉनसोर लाया था। उसके बाद इस प्रथा में क्या था, तो जमीन का मालिक है जमींदार होगा। इसमें भू राजस्व क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10/11 भाग मिलेगा, वहीं जमींदारों को क्या मिलेगा, तो 1/11 भाग मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा दोष यह था कि भू राजस्व कितना होगा यह तय ही नहीं किया गया था। और जमींदार क्या करते थे कि किसान के पास जाते थे और मनमना ढंग से भू राजस्व उनसे असूलते थे। देख लिए। अब उसका दूसरा जो कि इनका भू राजस्व नीति था, कौन था, रैयतवारी व्यवस्था था, ठीक ना। और इसको लाने वाला कौन था, इसको लाने वाले कौन थे, तो टॉमस मुनरो थे, टॉमस मुनरो साहब थे। और कैप्टन रीड था, कैप्टन रीड था, ठीक ना। सबसे पहले कैप्टन रीड ने ही मद्रास की एक वारामहल जिला था, वहां पे इसने क्या किया था, रैयतवारी व्यवस्था लगाया था। और रैयतवारी व्यवस्था में क्या था दोस्तों कि 1/3 भाग असूल करते थे। यानी कि रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक होगा वह किसान होगा और जो वसूल करने वाले होंगे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क होंगे।
और वही लोग जाके वसूल करते थे। लेकिन इसमें भी एक बड़ा दोष यह था दोस्तों कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ठीक ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1/3 भाग लेते थे, बाद में 1/2 भाग तक भी लेने लगे थे। उसके बाद एक तीसरा जो कि था दोस्तों, एक तीसरा जो व्यवस्था क्या था, तो महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी का सिंपल सा अर्थ होता है दोस्तों मोहल्ला। मोहल्ला मतलब गांव, मतलब जिस गांव में मतलब बहुत से ऐसे गांव थे जहां पे मुखिया या फिर मुखिया ही कहिए, मुखिया ही क्या करते थे, वहां के मतलब आर्थिक या सब लोग मतलब कि वहां के मालिक होते थे मुखिया। और महलवाड़ी व्यवस्था में कहा होता था कि जितने भी ग्राम के लोग होते थे, किसान होते थे, उनको एक मुश्त क्या करता था कि वह मुखिया को अपना कर दे देते थे, भू राजस्व दे देते थे, और वही मुखिया क्या करता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को दे देता था, ठीक ना। लेकिन यह भी व्यवस्था क्या हो कि बाद में इसमें भी क्या है बहुत दोष हो गया, ठीक ना, क्योंकि जो मुखिया था वह धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदार बन गया, और वह भी क्या करता है, किसानों का शोषण। यानी कि इस तीनों नीति से किसानों का क्या हुआ, शोषण ही शोषण हुआ, है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों, किसानों का शोषण हो रहा था। अब किसान को क्या करना पड़ेगा, किसान को लगान देना पड़ेगा। लगान इसके पास देने के लिए है नहीं, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लोगों ने क्या किया कि कृषि को क्या किया, तो वाणिज्यकरण किया। वाणिज्यकरण का मतलब होता है कि जो मतलब कृषि उस तरह का उपजाइए जो कि मतलब जल्दी मतलब फायदा दे, ठीक ना, जिसको क्या करे, जल्दी फायदा देता है। जैसे नील की खेती, चाय की खेती, इस तरह से उन लोगों ने खेती करना शुरू करवाया। अब इससे क्या होता है कि हस्तशिल्पों का पतन हो रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, किसान भूखे मर रहे थे, और इन सब से क्या होगा, किसानों के बीच में रोष उत्पन्न होता है, और यह भी एक कारण बनता है 1857 विद्रोह का। इसी संबंध में एक दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखा था, धन निष्कासन का उन्होंने सिद्धांत दिया था। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल, है ना, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह किसने लिखा था, यह बार बार क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव टाइप में, यह किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और यह 1861 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों सामाजिक और धार्मिक। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सामाजिक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ के लोगों से घृणा करते थे। वहां पे काला गोरा वाला क्या चलता था, सिद्धांत चलता था। तो सामाजिक रूप से क्या करते थे, उन लोग हमसे हेट दृष्टि यानी घृणित दृष्टि से हम लोग को देखते थे। हिंदुओं को बर्बर बोलते थे, यानी कि इन लोगों के पास कोई सभ्यता नहीं है, ठीक है ना, इनको रहने नहीं आता है। इस तरह से हम लोगों को क्या उपहास करते थे। वहीं मुसलमानों को कट्टरपंथी निर्दयी कहकर बोलते थे। अब देखते हैं दोस्तों कि भारतीय समाज की संस्कृति, ठीक ना, भारतीय समाज की संस्कृति को यह क्या करते थे, हीन बोलते थे। क्या बोलते थे, हीन बोलते थे। और इसमें बहुत सी सुधार की नीति अपनाई गई। ये देखिए आज के समय में यदि देखा जाए तो जो सुधार की नीति थी वह अंग्रेज तो अच्छे काम कर रहे थे, सुधार जो कर रहे थे वो अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन उस समय का जो हमारा जो समाज था वह क्या था, रूढ़िवादी विचार वाला था। और रूढ़िवादी विचार वाले क्या करते हैं, अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सती प्रथा। सती प्रथा को विलियम बेंटिंक ने 1835 में समाप्त कर दिया था, 1833 के रेगुलेशन से। उसके बाद नरबलि का दमन कर दिया गया। उसके बाद कन्या का वध कर दिया गया, कन्यावध को समाप्त कर दिया गया। आज भी हम देखते थे, कुछ समय पहले तक हरियाणा वाले क्षेत्र में जब कन्या जन्म लिया करते थे तो उसको बचपन में ही विष देके मार दिया जाता था। उसके बाद जॉनसन के समय दास प्रथा समाप्त कर दिया गया, कन्यावध समाप्त कर दिया गया, बाल विवाह को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना, यानी कि बाल विवाह नहीं हुआ, कम से कम 14 साल एज में शादी होगा। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह। अब दोस्तों आप बताइए कि यह जो विधेयक आ रहा है कि आप लोगों को आज के समय में यह विधेयक कभी खराब लग रहा है, अच्छा ही है, लेकिन जो रूढ़िवादी परंपरा वाले थे, यानी कि इसको जो पालन करने वाले थे, जो इससे कमाने वाले थे, यानी कि जो इससे पैसा कमाने वाले थे, जैसे सती प्रथा हो, ये ऐसे नहीं होता था कि मतलब तुरंत जाके और उसके हस्बैंड मर गए तो वहां सती हो जाता, बल्कि इसके लिए भी एक परंपरा होता था, ठीक ना, जैसे कि पूजा पाठ होता था तब जाके सती होती थी। और उससे क्या होते थे,
कमाने वाले लोग पैसा कमाते थे, इसलिए उन लोगों ने इनका विरोध काम किया। अब ये लोग क्या होंगे, इनके गुस्सा होंगे और यह भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होंगे। उसके बाद एक और बड़ा सा आया 1813 के रेगुलेशन के बाद ईसाई धर्मावलंबियों यानी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की स्वतंत्रता मिल गई और ईसाई लोग भारत में आने लगे और आकर के यहाँ पे धर्म परिवर्तन भी कराने लगे। और एक और बात यहाँ पे होता है कि पहले क्या होता था, इसके पहले कि यदि कोई भारतीय अपना धर्म चेंज करता है तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद अब यदि ईसाई भी यदि आप बन रहे हैं तो आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। इससे यहाँ के समाज में बहुत रोष होता है और यहाँ के समाज लोग इसके खिलाफ करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं सैनिक कारण। अब हम लोग देखें जितना भी वो कारण देख रहे हैं, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, वह 1757 से लेके 1857 तक मतलब धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था। यानी कि किसान रोष कर रहे हैं, ठीक ना, यानी कि होता है ना धीरे धीरे किसान घुट रहे हैं और क्या होता है बाद में विस्फोटक रूप लेता है, वही हो रहा था। लेकिन इसका जो मुख्य कारण था यानी तत्कालिक कारण क्या था, सैनिक विद्रोह, सैनिक कारण था। उस समय हम लोग जानते हैं कि 1857 के पहले क्वेश्चन दोस्तों आता है कि 1857 के पहले ब्रिटिश सैनिक में भाग। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 1857 युद्ध के मतलब आंदोलन के पहले सेना में अनुपात क्या था भारतीयों का, तो देखिए आप लोग 1:5, यानी कि एक यदि ब्रिटिश कंपनी का सैनिक है तो 5 क्या होंगे, 5 जो क्या होंगे तो भारतीय होंगे, है ना, क्या होंगे 5 भारतीय होंगे, है ना। लेकिन 1857 संग्राम के बाद क्या होता है, एक पील आयोग होता है। कौन सा आयोग होता है, पील आयोग बनता है। कौन सा आयोग बनता है दोस्तों, तो पील आयोग बनता है। और इस आयोग के द्वारा क्या होता है कि भारतीयों की संख्या कम की जाती है, 1:2 हो जाता है, 1:2 से 1:3 तक रखा जाता है। हम जानते हैं दोस्तों कि सेना में विशेषकर बंगाल जब उस समय था, बंगाल प्रेसिडेंसी था, वहां पे सेना को देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेना यानी कि 60% जो सेना थे वह कहां से थे, अवध और उत्तरी पश्चिमी यूपी से थे। कहां से, 60% अवध और उत्तरी पश्चिमी से थे। और अवध में 1856 में क्या हड़प के तहत विलय कर लिया गया था। उससे किस सैनिकों में क्या था, रोष था। अब देखिए दोस्तों सेना में नस्लीय भेदभाव क्या होता है कि नस्लीय भेदभाव, है ना, नस्लीय भेदभाव दोस्तों क्या होता है, यहां देखिए भारतीय लोग यदि जितना भी पढ़ा लिखा हो, यदि पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा हो, फिर भी क्या होता था, यहाँ पे अधिकतम क्या होते थे, वह सूबेदार से ज्यादा नहीं बन पाते थे। क्या होता था दोस्तों, तो अधिकतम क्या है, ये आप लोग याद रखेंगे कि अधिकतम सूबेदार से क्या होता है तो आगे नहीं बन पाते थे, है ना। सूबेदार से ज्यादा आप क्या अधिकारी नहीं बन सकते, यानी कोई अधिकारी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद क्या था, इतना ही नहीं, ब्रिटिश सैनिकों को खाना अच्छा मिलता था, जबकि भारतीय लोगों को खाना अच्छा नहीं मिल पाता था, उनको अलग रखा जाता था, दोनों को अलग अलग रखा जाता था, ठीक ना। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, है ना। उसके बाद क्या दोस्तों, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, आप लोग इसे ध्यान दें। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में आया था और इसको कौन लाया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया था। और इसमें दोस्तों नियम था, क्या नियम था कि जो भाई इसमें सैनिक बनेंगे उन्हें क्या होगा, यानी कि अंग्रेजों के तरफ से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यदि वह लड़ाई यदि युद्ध होता है तो वहां लड़ना होगा। और हमारे भारतीय संस्कृति में उस समय क्या था, तो समुद्र, क्या था दोस्तों, समुद्र। क्या था दोस्तों, तो समुद्र लांघना, है ना। समुद्र लांघना उस समय अशुभ माना जाता था,
इसलिए सैनिक रुष्ट हो रहे थे। यदि मान लीजिए कहीं दूसरे यूरोप में युद्ध होता है तो समुद्र पार करके जाना होगा, और यहाँ पे रूढ़िवादी ख्याल में क्या था कि समुद्र लांघना अशुभ माना जाता था। उसके बाद दोस्तों 1854 में क्या आया, डाकघर अधिनियम लाया। याद रखेंगे कौन सा अधिनियम आया 1854 में, डाकघर अधिनियम आया। और यह किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। कौन लाया था, डलहौजी ने लाया था। और इसमें यह नियम क्या था दोस्तों कि पहले जो सैनिक थे वह अपने घर पे यदि चिट्ठी लिखा करते थे तो उस पे स्टाम्प नहीं लगाया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद सैनिक को भी अब स्टाम्प लगाना पड़ेगा। इससे इसमें रोष उत्पन्न होता है। अब देखते हैं दोस्तों तत्कालिक कारण, है ना, इस जो 1857 का जो संग्राम हो रहा था इसका तत्कालिक कारण, यहां से क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ध्यान से देखने की समझने की चीज है। तो दिसंबर 1856 आप लोग क्या रखेंगे, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में इन्होंने क्या किया ब्रिटिशों ने कि अपनी जो पुरानी जो बंदूक होता है उन्होंने चेंज कर रहा है, नया मतलब कि बंदूक ला रहे हैं, न्यू इनफील्ड राइफल ला रहे हैं और पुराने को छोड़ रहे हैं। और उसमें क्या होता था कि चर्बी वाले कारतूस है, माने जो कारतूस उसमें लगाया जाता था उससे पहले दांतों से उसका जो रैपर होता था उसे खोलना पड़ता था। और उस समय यह अफवाह उड़ता है यह जो कारतूस बना हुआ है वह चर्बी और गाय और सुअर के चर्बियों से बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों चर्बी लोग दिक्कत होता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ याद रखने वाली चीज क्या है, तो पुरानी इनकी यानी कि जो पुरानी बंदूक कौन सी थी, तो ब्राउन बेस। क्वेश्चन पूछता है कि इनकी जो पुरानी बंदूक कौन थी, तो ब्राउन बेस थी, और न्यू बंदूक कौन थी, इनफील्ड राइफल। यानी कि ब्राउन बेस की जगह पे इनफील्ड राइफल को लाया गया। और इसका जो कि आरंभिक प्रयोग कहां होना था, डमडम में होना था। डमडम आप लोग जानते हैं बंगाल में ही पड़ता है। अंबाला कहां है, तो हरियाणा। और सियालकोट कहां है, तो यह भी क्या है, तो बंगाल में ही पड़ता है। सियालकोट मुर्शिदाबाद के समय पे है ना। अब देखते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से होता है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आरंभ कब कहां से होता है, तो देखते हैं 23 जनवरी 1857 को क्या होता है, डमडम। डमडम जो होता है वहां पे सैनिक इसका विद्रोह करते हैं कि हम भाई यह जो आपका इनफील्ड राइफल है यह नहीं चलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, तो चर्बी वाला कारतूस और सुअर वाला कारतूस लगा हुआ है। उसके बाद 26 फरवरी को बहरामपुर में भी 19वीं एनआई बटालियन ने मना किया, वहां विद्रोह करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कि विद्रोह कहां होता है, और यहां से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दें। 29 मार्च 1857 का समय है। कब है, तो 29 मार्च 1800 क्या है, 57 का समय है ना। और यह बैरकपुर छावनी कहां है, तो बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां है दोस्तों, तो बंगाल। कहां है, तो बंगाल में जो कि बैरकपुर छावनी है। और वहां पे जो कि 34वीं एनआई जो रेजिमेंट है वहां की एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और मंगल पांडे क्या है, तो शस्त्र उठा लेते हैं। उन्होंने बंगाल के कुछ अधिकारी यानी कि बैरकपुर छावनी के जो अधिकारी थे, ठीक ना, बाग, एक अधिकारी कैप्टन बाग जो था, और उनको क्या है, गोली मार देता है, ठीक ना, उनको क्या था, गोली मार देता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन यहां से क्या बनता है। तो मंगल पांडे जो थे वह किस रेजिमेंट के थे, तो किसके थे, तो 34वीं एनआई रेजिमेंट के थे। याद रखेंगे 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे क्या थे, सैनिक थे। मंगल पांडे क्या करते हैं, तो लेफ्टिनेंट बाग है ना, मंगल पांडे क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट बाग है ना, लेफ्टिनेंट बाग को क्या करते हैं, गोली मारते हैं। उसके बाद सार्जेंट ह्यूरसन को भी गोली मारते हैं, जिसमें बाग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन सर्जेंट जो कि बच जाता है। उसके बाद 8 अप्रैल आप लोग याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या होता है, फांसी दे दी जाती है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग ऑब्जेक्टिव के ख्याल से आप लोग याद रखेंगे कि मंगल पांडे ने किस दिन बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया, तो 29 मार्च को किया था, ठीक ना। उनको फांसी कब हुआ, तो
8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। उसके बाद दोस्तों यह जो विद्रोह था, सैनिकों का जो है विद्रोह था, वह धीरे धीरे बढ़ रहा था, बढ़ते गया, ठीक है। और सबसे पहले कहां था तो 10 मई, कहां था तो 10 मई, है ना। यह जो विद्रोह है वह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? मेरठ छावनी। और मेरठ कहां है तो मेरठ जो कि यूपी में है, दिल्ली वाले, दिल्ली के साथ बगल में ही है ना। यह कहां पहुंच जाता है? मेरठ छावनी पहुंच जाते हैं 10 तारीख को, है ना। वहां पे धावा करते। उसके बाद 11 मई को क्या है तो 11 मई को यह दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां पे अधिकार कर लेते हैं। और 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय यानी या फिर बहादुर शाह जफर को वहां का भारत का मुगल बादशाह बनाते हैं। और वहां से क्या होता है तो 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से ख्याल से क्या करना है तो 10 मई, 10 मई को क्या होता है? मेरठ, है ना। मेरठ में क्या होता है? विद्रोह होता है। उसके बाद 11 मई को क्या होता है? दिल्ली पहुंचा जाता है, वहां धावा बोला जाता है और उस पर क्या अधिकार कर लिया जाता है। और 12 मई को बहादुर शाह जफर को वहां का राजा बना दिया जाता है ना। वही देखिए दोस्तों लिखा हुआ है 11 मई को विद्रोह, दिल्ली पहुंच जाते हैं विद्रोही। उसके बाद 12 मई को दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है ना। बहादुर शाह द्वितीय पुनः भारत का सम्राट घोषित हो जाता है। बहादुर शाह उस समय बहुत क्या थे, बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने सैनिकों का जब साहस देखा तो उनमें भी क्या होता है? साहस आ जाता है और वह भी इस संघर्ष में भाग ले लेते हैं और उसका नेतृत्व करना स्वीकार लेते हैं। क्योंकि सैनिकों के द्वारा बोला गया कि आप लड़ाई तो हम करेंगे, आप केवल इसका नेतृत्व कीजिए, और वह नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने 1857, अभी हम लोगों क्या देखा? 1857 का विद्रोह देख रहे थे। और उस विद्रोह में हम लोगों ने देखा कि इसका कारण क्या था, और उसके बाद यह विद्रोह जो था वह कहां से शुरू हुआ और इसका विस्तार कैसे हो रहा था। अब आगे की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे कि दिल्ली में इसका विद्रोह शुरू हो जाता है। उसके बाद दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद झांसी, मतलब पूरे उत्तर भारत पे धीरे धीरे क्या होता है? फैल जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से यह असफल हो रहा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा भी क्या होगा? मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो कंटेंट होते हैं, जो एग्जाम व्यूज अच्छे होते हैं, उसको हम आपके लिए लाएंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों।